स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो नॉर्मली 24 टू 35 डेज़ की होती है, लेकिन डिस्कशन की सुविधा के लिए हम इसको 28 डे का कंसीडर करके चलते हैं और डिस्कस करते हैं उसको। ये हमने कुछ डायग्राम बना रखे हैं। जो एक नॉन प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है उसमें जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे चलेगी उसका एक ये डायग्राम है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मेनली दो चीज़ों पर इफ़ेक्ट अपनी करती है, एक तो ओवरीज पर और दूसरा यूट्रस पर। और दो चीज़ें इसके दौरान होती हैं, एक तो oogenesis होती है और दूसरा जो यूट्रस है वो अपने को फिट करता है, प्रॉपरली मेंटेन करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। तो दो मेन इवेंट्स को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। ये हमने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं। देखिए, ये जो पहला डायग्राम है ये यहाँ से स्टार्ट है साइकिल का और यहाँ एंड है और न्यू साइकिल यहाँ स्टार्ट होती है ऑनवर्ड। ये जो मिड है ये 14 डे पर है। यहाँ टाइम इन डेज है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 डेज़ की। इसी को हम एज्यूम करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल को कि इसी के दौरान सभी घटनाएं होंगी। ये ब्लड का लेवल्स है, ब्लड लेवल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। GnRH के इन्फ्लुएंस में हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है GnRH, जो कि इन्फ्लुएंस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करती हैं। वो गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं वो मेनली FSH है और LH है। सेम टू हार्मोन्स आर आल्सो सेक्रेटेड इन मेल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में और फीमेल में दोनों में ये FSH और LH दोनों सेम हैं, जो दोनों सेक्रेट होते हैं। FSH जो है वो डे 0 पर सेक्रेट होता है और देखिए करीब ये 6 डे के करीब इसका लेवल हाई रहता है। और आफ्टर 6 डे जो साइकिल का 28 डेज़ में जो फर्स्ट 6 डेज़ हैं, तो फर्स्ट 6 डेज़ से इसका FSH का लेवल डाउन होने लगता है और साइकिल के मिड पर आने पर ये थोड़ा सा रेज होता है और फिर ये डाउन होके फिर यहाँ से एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। ये LH का ब्लड लेवल है हार्मोन का, LH हार्मोन का ब्लड लेवल है। ये देखिए ऐसे आ रहा है और बिल्कुल जो साइकिल का मिड है 14 डे जो है उस पर ये एक पीक ले रहा है, फिर ये स्लो डाउन हो जा रहा है। तो ये दो हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, जिन्हें गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाएगा, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेक्रेट होते हैं। और ये मेल्स में oogenesis कराएंगे, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएंगे, फॉलिकल को से ओवम को रिलीज़ कराएंगे। ये जो दूसरा डायग्राम है ये ब्लड लेवल्स ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द ओवरी। इनके एक्शन जो हैं ओवरी पर होंगे इन हार्मोन्स के। तो ओवरी में क्या चेंजेज आएंगे? ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप करेंगे और वो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होंगे वो हार्मोन सेक्रेट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर से एस्ट्रोजन है, इसको एस्ट्रोजन भी कहेंगे, एस्ट्रोजन भी कह देते हैं, एस्ट्रोडियोल भी कह देते हैं, कई नामों से इसको कहते हैं। तो ये एस्ट्रोजन है, ये इसका लेवल है और ये धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती जाएगी इसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा और नियरली 13 डे पर ये एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये एस्ट्रोजन का लेवल
स्लोली धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा और एंड ऑफ द साइकिल पर बिल्कुल ये घट जाएगा एस्ट्रोजन। और दूसरा ये जो हार्मोन है ओवरी के द्वारा सेक्रेट होने वाला, ये यहाँ पर साइकिल एंड कर गई है और एंड कर जाने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन का ये लेवल चूँकि अभी पर कार्पस ल्यूटियम जो है 14 डेज से पहले नहीं बनता है, तो इसलिए इसका लेवल जो है बहुत डाउन है। 38 डे पर एक दिन इसका लेवल थोड़ा बढ़ता है, फिर ये डाउन होता है और फिर जब ये देखिए कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो फिर इसका लेवल जो है हाई हो जाता है प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने के लिए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर इसका लेवल जो है 25 या 26 डे पर बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये दो हार्मोन जो हैं ओवरी के द्वारा सेक्रेट होंगे। ये ओवरी की पोजीशन है, ये 0 डे है जब साइकिल एक फ्रेश स्टार्ट होती है। ये फॉलिकल्स हैं जो कि ओवरी में ऑलरेडी पड़े रहते हैं प्राइमरी oocyte के स्टेज पर, और ये प्राइमरी oocyte जो हैं फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल फिर मिड साइकिल से पहले ही ये ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। तो मैच्योर फॉलिकल में वो जो oocyte है, मैच्योर फॉलिकल के अंदर वो अपना जो है फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न पूरा करता है और सेकंड मायोटिक डिवीज़न जो है वो मेटाफेज सेकंड पर आके हाल्ट हो जाता है। 48 डे पर ओवुलेशन होता है और ये LH का सर्ज होता है। उसके इन्फ्लुएंस में ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो बर्स्ट करती है और अपने सेकेंडरी oocyte को मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रिलीज़ करती है। और फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो LH के इन्फ्लुएंस में जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। वो कार्पस ल्यूटियम 25 डेज तक तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये डिग्रेड कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है और समाप्त हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं और जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो इसको हम वाइट बॉडी भी कहते हैं। येलो बॉडी एंड वाइट बॉडी, ये अक्सर आपको पूछा भी जाता है। ये यूटरस की पोजीशन है कि इस 28 डे की साइकिल में यूटरस के एंडोमेट्रियम की पोजीशन कैसे रहेगी। आप जानते हैं कि यूटरस की जो कैविटी को फेस करती हुई जो वाल होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। जब मेंसेज होते हैं तब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो इनमें स्लफिंग होती है, वो कट कट के गिरती हैं। तो ये जो है कि एट द एंड ऑफ मंथ 28 डे का जो मंथ कंसिडर किया गया, एट द एंड ऑफ मंथ यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। और जब इनका लेवल जो है डाउन हो जाएगा ओवरी में तो ब्लड में भी नहीं आएगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो फिर इफ़ेक्ट करती हैं स्पाइरल आर्टेरियोल्स को। एंडोमेट्रियम की जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है एंडोमेट्रियम के सेल्स में, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से ये सेल्स डाई होने लगते हैं और कट कट के गिरने लगते हैं। तो जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वो भी ओपन हो जाती हैं, तो उनसे जो है ब्लड की ऊजिंग होने लगती है। तो ये नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन है वो 5 डेज़ तक चलता है। तो ये देखिए हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल को 4 भागों में बांट दिया है, 4। तो फर्स्ट फेज़ इसका है मेंस्ट्रुअल फेज़
या मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस, मेंसेस के मतलब होता है मंथ। ये एक ऐसी साइकिल है जो कि यूट्रस और ओवरी में एक मंथ में कंप्लीट हो जाती है, फिर नई साइकिल शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज में या मेंस्ट्रुएशन में या जो मेंसेस होता है, ये देखिए मेंसेस का समय है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो इवेंट्स इन ओवरीज, सबसे पहले जब मेंस्ट्रुएशन होने को होता है तो करीब 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स दोनों ओवरीज में एक साथ, कुछ इसमें और कुछ इसमें, 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट होती हैं बोथ द ओवरीज। और इवेंट्स इन यूट्रस क्या होगा, जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका लेवल प्रोजेस्टेरॉन का इतना डाउन हो जाता है कि वो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टिमुलेट करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, ये जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स हैं, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, और इस आर्टेरियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से इन एंडोमेट्रियम के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई डेफिशिएंट हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई डेफिशिएंट हो जाने से ये एंडोमेट्रियम के सेल्स जो हैं वो डाई होने लगते हैं और उसमें स्लफिंग होने लगती है। वो सेल्स जो हैं एंडोमेट्रियम के कट कट के गिरने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को स्लफिंग कहेंगे, और ये सिर्फ बेसल एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर रह जाती है, उसमें कोई कटाव नहीं होता है, वो बची रहती है। फिर इसको जो इसकी बेसल लेयर है, स्टेटम बेसलिस जिसको हम कहेंगे, उस बेसलिस में फिर माइटोसिस डिवीज़न होगा, और माइटोसिस से फिर ये सेल्स देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे और एंडोमेट्रियम अपने को फिर मेंटेन करती है। और मेंटेन कैसे करेगी ये देखिए एस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एस्ट्रोजन जो है इस एंडोमेट्रियम को ये इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरी से रिलीज़ होता है फॉलिकल सेल्स के द्वारा, फॉलिकल सेल्स जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, उनके द्वारा एस्ट्रोजन का रिलीज़ होगा, और वो एंडोमेट्रियम के फंक्शनलिस लेयर को, जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस, उसको ये ग्रोथ कराएगा और डेवलप कराएगा, और उसमें स्पाइरल आर्टेरियोल्स डेवलप होंगी, वेस्कुलर हो जाएगी, ग्लैंडुलर हो जाएगी, और सेक्रीशन करने लगती है कुछ। तो ये जो है इवेंट्स इन यूट्रस मेंस्ट्रुअल फेज में, तो ये 5 डे की पीरियड होती है। तो इसमें ब्लड की ऊजिंग होगी, नियरली 50 to 150 मिलीलीटर्स ब्लड जो है ऊज करता है। आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मिनॉर्की कहते हैं। ये हो गया, मैं आपको लिख दूं यहाँ, अक्सर पूछा भी जाता है मिनॉर्की। मिनॉर्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, मिनॉर्की कहते हैं। और जो एंडोमेट्रियम की वॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कट कट के गिरती है मेंस्ट्रुअल फेज में, जो स्लफिंग होती है, उसमें जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की वॉल, जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उस डेड सेल्स को एक्सपेल करने के लिए। तो जो स्मूथ मसल सेल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल में, उसके द्वारा उसमें क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ होता है, उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को डिस्मिनोरिया कहते हैं। ये हम आपको लिख दें, ये सब टेक्निकल वर्ड हैं जो पूछे जा सकते हैं। डिस्मेनोरिया। पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जो सेकेंड रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो फेज़ है उसको कहते हैं
प्री ओवुलेटरी फेज़, ओवुलेशन से पहले की फेज़। मैंने आपको इसके पहले बताया कि ऑन डे 25 ऑफ द प्रीवियस साइकिल some 20 follicles they enlarge, और इनलार्ज करते करते जो डे 6 होगा करंट साइकिल का, डे 6 पर एक फॉलिकल, एक सेकेंडरी फॉलिकल वो आउटग्रो कर जाती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं और डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स जो डीजनरेट करती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है अट्रेशिया। अट्रेशिया। तो हमने आपको अभी तक 3 टेक्निकल टर्म बताए कि जो स्लफिंग होती है और मायोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है यूट्रस की, उसकी जो मिडिल वॉल है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन बड़ा पेनफुल होता है, तो उस पर्टिकुलर फेनामेना को डिस्मेनोरिया कहते हैं। और ये जो फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाती हैं उनको अट्रेशिया कहते हैं। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आप जानते हैं कि वो नियरली 10 to 17 के बीच में कभी भी हो सकती है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं मेनॉर्की। प्री ओवुलेटरी फेज़ में, जो कि डे 6 से लगा के डे 13 तक का ड्यूरेशन होता है, इसमें ओवरीज में कौन कौन सी इवेंट्स होंगी? एक सिंगल फॉलिकल आउटग्रो करेगी और वो डोमिनेंट फॉलिकल हो जाएगी, और जो डोमिनेंट फॉलिकल है, ये फॉलिकल देखिए बढ़ती जा रही है, और बाद में 13 डे तक ये पूरी ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगी, मैच्योर फॉलिकल हो जाएगी, जिसको टर्शियरी फॉलिकल भी कहते हैं। एस्ट्रोजन का अमाउंट ग्रेनुलोसा सेल्स सेक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा सेक्रीट होने लगता है, और एक हार्मोन और निकल के आ जाता है इनहिबिन। जो इनहिबिन हार्मोन है वो FSH को डिक्रीज़ कर देता है। जो FSH हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, इसके सेक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्लो डाउन कर देता है, करीब हाल्ट कर देता है, और कुछ लेसर अमाउंट LH के ऊपर भी होता है। तो ये 13 डे में ये हो गया एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। और जो एस्ट्रोजन होगा, ये देखिए जो एंडोमेट्रियम की वॉल बिल्कुल कट के बेसल लेवल पर आ गई थी, फंक्शनल लेवल ख़त्म हो गई थी। फंक्शनल लेवल में क्या होता है? ये वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, और इसमें ग्लाइकोजन रिच होता है। ग्लाइकोजन जो कि एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो तो उसको नरिशमेंट थोड़ा समय प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, और वो स्लफिंग के द्वारा कट कट के सब गिर जाती हैं। सिर्फ बेसल लेयर, एंडोमेट्रियम की सिर्फ बेसल लेयर रहती है, फिर बेसल लेयर में माइटोसिस होके ये फिर इसका लेवल बढ़ेगा एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, और ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। 14th डे पर, ये देखिए 14th डे है साइकिल का, जो कि मिड होती है साइकिल की, उस दौरान ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन कैसे होगा? सडनली LH का सर्ज होता है। सर्ज के मतलब होता है सडन इंक्रीज इन वोल्टेज। सडनली उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीक पकड़ लेता है, और उस LH सर्ज की वजह से जो मैच्योर फॉलिकल है वो बर्स्ट करती है, और बर्स्ट करने से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो जाता है पेल्विक कैविटी में, और फिर वो उसमें जो फॉलोपियन ट्यूब की फिम्बरी हैं उनके द्वारा वो फॉलोपियन ट्यूब में शक कर लिया जाता है। जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, वो LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम।
तो ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, कार्पस ल्यूटियम हो गया। जो थर्ड फेज़ है वो ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन हमने आपको बता दिया कि ये ड्यू टू LH सर्ज की वजह से है। LH का इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये OR रिलीज हो जाता है। जो फोर्थ फेज़ है उसको कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज़। ये डे 15 से लगा के डे 28 तक का ड्यूरेशन पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ होता है। इसमें ओवरीज में क्या क्या इवेंट्स होंगी, और चूँकि एक ही ओवरी से ओवुलेशन होता है और दूसरी ओवरी उस दौरान शांत रहती है, मंथ अल्टरनेट करता है, एक महीने एक ओवरी से ओवुलेशन, दूसरे महीने दूसरी ओवरी से ओवुलेशन होगा, तो जो चेंजेज आएंगे वो सिंगल ओवरी में आएंगे। तो हमने इसलिए यहाँ लिख दिया आपको इवेंट्स इन वन ओवरी। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। जो कार्पस ल्यूटियम है जिसको येलो बॉडी कहते हैं, वो 4 हार्मोन्स सेक्रीट करेगी: प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन होगा वो जो स्मूथ मसल है यूट्रस की उसको रिलैक्स करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। इसके दौरान 14 से 28 डे के ड्यूरेशन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्वाइट होगा, शांत रहेगा। यूट्रस जब शांत रहता है तो वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए बहुत प्रॉपर रहता है। अगर यूट्रस शांत नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, तो वो उस फर्टिलाइज्ड एग को एक्सपेल कर देगा, बाहर बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है यूट्रस को रिलैक्स करता है। इनहिबिन हार्मोन जो आएगा वो इनहिबिट करेगा FSH और LH को। ये जो FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फॉलिकल डेवलप होती है, तो ये फॉलिकल को रोक देगा डेवलप होने से। तो कार्पस ल्यूटियम के जो हार्मोन्स होते हैं, एक तरह से वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब दोनों मिल के इफ़ेक्ट करते हैं तो एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन कराते हैं, ग्लैंडुलर करते हैं, फंक्शनल रखते हैं। इस तरह से हम इस फेज़ को, यूट्रस के इस साइकिल को हम सेक्रेटरी साइकिल भी कह सकते हैं। और ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम बनता है उसको ल्यूटियल फेज़ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वो ल्यूटियल फेज़ है। और ये जो मेंटेन रहती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, ग्लैंडुलर, वेसिकुलर और फंक्शनल रहती है, तो इस वजह से इसको सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। फिर अब आता है कि ये तो हो गई बातें। इफ़ द वोम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट्स। साइकिल की जब एंड हो गई और 28 डे पर आ गई, तो अब यदि फर्टिलाइज नहीं होता है एग, तो वो डिजनरेट कर जाएगी कार्पस ल्यूटियम एंड फॉर्म्स कार्पस एल्बिकांस, जिसको वाइट बॉडी भी कहेंगे। एंड इफ फर्टिलाइज्ड, कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट ड्यू टू HCG। HCG एक हार्मोन है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, उस एम्ब्रियो से एक हार्मोन निकलता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो से, जिसको HCG कहते हैं। और ये जो HCG हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहेगा। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जब लेवल प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, हाई रहेगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से FSH और LH का सेक्रीशन नहीं होने देगा पिट्यूटरी हार्मोन से। तो एक तरह से ये जो है एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह से काम करेगा, एग का प्रोडक्शन नहीं होने देगा।
ये एचसीजी हार्मोन जो एम्ब्रियो से रिलीज होता है, वो टाइनी एम्ब्रियो जब 8 डे का रहता है, फर्टिलाइजेशन के 8th डे 8वें दिन पर इसका सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 8 दिन के बाद कभी भी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जा सकता है एचसीजी हार्मोन के द्वारा, और ये कॉमन मेथड है कि फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन के बाद हम कभी भी इस हार्मोन का टेस्ट कर सकते हैं।